तो देखिए सवाल पढ़ते कैसे हैं। सवाल पढ़ना भी अपने आप में एक ज़रूरी स्किल है। मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, अ थिन स्फेरिकल इंसुलेटिंग शेल ऑफ रेडियस ए। तो मैंने सारी इंफॉर्मेशन में रजिस्टर करता जा रहा हूँ। थिन है, स्फेरिकल है, इंसुलेटिंग है, इतनी बात इसमें कह दी गई है। ए थिन स्फेरिकल इंसुलेटिंग शेल ऑफ रेडियस ए कैरीज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, वर्ड बाय वर्ड पढ़िएगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सच दैट द पोटेंशियल ऑफ इट्स सरफेस इज वी नॉट, कैपिटल वी नॉट। तो हम साथ साथ इसका डायग्राम भी अगर बनाएंगे तो हम ऐसा डायग्राम बनाएंगे, और इसको हम थिन है इसलिए इसकी कोई मोटाई नहीं दिखाने की ज़रूरत है अपने को, और स्फेरिकल है, शेल है, और उसका रेडियस ए है। ये हमें बताया गया है कि इसका रेडियस ए है, और ये इंसुलेटिंग है, और इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। क्यू चार्ज दिया हुआ नहीं है लेकिन हम क्यू लिख रहे हैं इस पर। ये क्यू चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है पता नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ प्लस दिखा देते हैं। ये प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे, द क्यू मे इटसेल्फ बी नेगेटिव। हाँ, तो ये इतना इंफॉर्मेशन जो मैंने पढ़ा। और सेंटर पे सच दैट द पोटेंशियल एट इट्स सरफेस, ये सरफेस पर पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल इस जगह पे सरफेस पे पोटेंशियल इज वी नॉट। तो जो इंफॉर्मेशन दी गई है, जो इंफॉर्मेशन दी गई है सवाल के अंदर में, उसको हमने एक चित्र में यहाँ पे डाल दिया। बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी, वो सब एक चित्र में यहाँ पर अभी तक की आ गई है। अ होल विथ अ स्मॉल एरिया अल्फा इंटू 4 pi a square, where alpha is much smaller than 1, is made on the shell without affecting the rest of the shell. इस शेल पर एक स्मॉल होल किया गया है। ए होल विथ ए स्मॉल एरिया अल्फा टाइम्स 4 pi a square, पूरा एरिया जो है उसका अल्फा टाइम्स, अल्फा इज मच स्मॉलर देन 1, इज मेड ऑन द शेल विदाउट अफेक्टिंग रेस्ट ऑफ द शेल। बाकी सब वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे और एक होल कर दिया गया है, एक छेद कर दिया गया है, और इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसका जो एरिया है इस पूरे एरिया का अल्फा टाइम्स है। यानी अब इसके ऊपर अगर शुरू में चार्ज क्यू था तो अब इसके ऊपर चार्ज क्यू नहीं है। तो अगर हम इसको यहाँ से हटा दें, यहाँ से हटा दें और इंफॉर्मेशन लिख दें, इनिशियल चार्ज विदाउट होल, इसको मैं क्यू बोलूं, तो ये जो इतना एरिया था उस पर जो चार्ज है अल्फा टाइम्स 4 pi r स्क्वायर ए स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया है जिसके ऊपर शुरू में चार्ज क्यू था, उसमें से कुछ हटा दिया गया। तो जितना हटाया गया उस पर कितना चार्ज है, इसको अगर देखें तो क्या लिखेंगे बताइए, क्यू अपॉन क्यू बाई अल्फा, क्यू इंटू अल्फा, क्यू इंटू अल्फा, क्यू बाई अल्फा, क्यू प्लस अल्फा, क्यू माइनस अल्फा, क्यू अल्फा। क्यू अल्फा। बहुत सारा काम आपने किया। क्या क्या किया आपने? पहले चार्ज डेंसिटी निकाली, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाली, और ये बताया कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इतनी है, इतना चार्ज इतने पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर यूनिट एरिया कितना, फिर उसको एरिया से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको काटा, और तब आपने उसको क्यू अल्फा बनाया। बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत सही काम किया, और सही उत्तर भी आप लेकर के आए। मैं इसको एक एक नियम के अनुसार सोच सकता हूँ, यूनिटरी मेथड, ठीक है। ये जो होल का एरिया दिया गया है पूरे का अल्फा टाइम्स है, एंड अल्फा इज मच स्मॉलर देन, तो जिस रेशियो में आपने एरिया कम किया है उसी रेशियो में तो आपको चार्ज भी कम करना है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
तो एरिया अगर 4 पाई a² से अल्फा टाइम्स 4 पाई a² हो गया है, तो चार्ज Q से अल्फा टाइम्स Q हो जाएगा, है ना। तो ऐसे भी आप सोच सकते हो, लेकिन कोई आवश्यक नहीं है कि आप ऐसे ही सोचो। लेकिन कुल मिलाकर के बात यह है कि ये अल्फा टाइम्स Q है इसके ऊपर। और V0 कब का पोटेंशियल है, होल के साथ का कि बिना होल के साथ का? विदाउट होल का ना। हाँ, तो वो ध्यान रखिएगा ये सब चीजों का। ये होल यहाँ हमने बना दिया चित्र जरूर, लेकिन अगर ये V0 लिखा है तो ये इस समय का है जबकि होल नहीं था और इस पर पूरा चार्ज Q था। और अब मेरी कंडीशन ये हो गई है कि हमारे पास अब एक छेद आ गया है, और अब जो इसके ऊपर चार्ज है, रेस्ट ऑफ द शेल को इफेक्ट नहीं किया गया है, मतलब बाकी शेल पे जितना चार्ज था उतना ही रहा। इस पर कितना चार्ज है अभी? Q माइनस अल्फा Q चार्ज है ना, Q1 माइनस अल्फा इतना चार्ज इसके ऊपर। ये छेद है यहाँ पे, ये रहा छेद। ओके, तो हमने अभी हम सवाल बना नहीं रहे, हल नहीं कर रहे, हम सवाल को पढ़ करके समझ रहे हैं कि क्या सवाल है। ओके, केवल उसी को लिख रहे हैं हम यहाँ, हम कुछ भी सवाल हल नहीं कर रहे। सो ए होल विद अ स्मॉल एरिया is made on the shell without affecting the rest of the shell. Which one of the following statements is correct? अब मुझे पहला ऑप्शन कहा जा रहा है the potential at the center of the shell is reduced by 2 alpha V0. ये हमारे पहला ऑप्शन है, और इसको हमें पता करना है कि ये सही है कि ये गलत है। तो अर्थात हमें शेल के सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है और देखना है कि पुराने पोटेंशियल से ये 2 अल्फा V0 कम हुआ या नहीं हुआ। तो मेरा काम क्या है? पोटेंशियल निकालना है। अब जब पूरा था तो मुझे पोटेंशियल बताया हुआ था V0। अब पूरे में से थोड़ा हटा लिया है, तो अब नया पोटेंशियल अपने को बताना है, ठीक है। तो हम क्या करना चाहिए हमें, और यहाँ पे बताना है, यहीं पे बताना है, क्या सेंटर पे बताना है। हाँ देखो सवाल फिर से, अब वो मुझे याद था ना, मैं जल्दी से उठाया कि फिर से देख लो। पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द शेल इज रिड्यूस्ड, यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। इसमें मुझे यहाँ पे पोटेंशियल दिया गया था, और अब पोटेंशियल हमें यहाँ पे निकालना है ना, फर्क है। तो अब ये देखें हम कि अगर ये पूरा जो चार्ज फैला हुआ है, इसके कारण से यहाँ पे पोटेंशियल मुझे दिया गया, तो क्या यहाँ का पोटेंशियल मुझे पता है इस वाली कंडीशन में? कितना? क्यों? क्यों? ये इंसुलेटर है, तो क्यों सेम होगा? सेंटर पे और किनारे पे सेम होना क्यों जरूरी है? पोटेंशियल ग्रेडियंट कंडक्टिंग स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। क्यों कह रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया अंदर? नहीं शेल है क्योंकि इनसाइड चार्ज नहीं है। फॉर कंडक्टिंग स्फीयर इट विल बी जीरो। फॉर कंडक्टिंग स्फीयर इट विल बी जीरो। ये कंडक्टिंग स्फीयर नहीं है, इंसुलेटिंग स्फीयर है। No, it's a shell. शेल है बट इंसुलेटिंग है। बट इंसुलेटेड। देखो ना पहला सवाल, पहला सेंटेंस, अ थिन स्फेरिकल इंसुलेटिंग शेल ऑफ रेडियस ए। ये कंडक्टिंग शेल नहीं है, इसका मटेरियल जो है वो इंसुलेटिंग मटेरियल है, ये कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है। क्या अब भी आप कहोगे कि यहाँ पोटेंशियल V0 है तो सेंटर पर भी V0 होगा? Yes, sir. यस सर। ये शेल हाँ, क्यों होगा? शेल है इलेक्ट्रिक फील्ड इसीलिए। जीरो होगा अंदर। क्यों होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो? रुको, हाँ क्यों होगा? शेल है इसलिए अंदर कोई चार्ज नहीं है। अंदर कोई चार्ज नहीं है, अंदर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ऐसा क्या? यस So electric field gets cancelled. कैसे मालूम आपको? सर हम एक क्योंकि छोटा सा opposite direction में रेडियली हाँ, opposite direction में होगा न्यूटन फिर at स्मॉल center पार्ट्स हाँ at center हाँ, एट सेंटर। मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ आपसे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हालत है? नॉन जीरो है नॉन जीरो है नॉन जीरो है, non-zero। सर जीरो ही आएगा। जीरो ही आएगा। सर न्यूटन शेल थ्योरम। न्यूटन का शेल का कोई थ्योरम है? अच्छा, क्या है वो थ्योरम? ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं। ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं। अच्छा, क्या पढ़ते हैं? सर इनसाइड शेल ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होता है,
वो क्यों जीरो होता है? वो कैसे मालूम आपको कि जीरो होता है? नेट सर्च बोल रहे हैं बस कि सर नेट वो चार्ज ऊपर आएगा ना तो डिस्टेंस भी इवेंचुअली कम ही होगा। वो तो क्वालिटेटिव बात हो गई कि ऊपर आएगा तो डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, लेकिन एक चार्ज तरफ ज्यादा नीचे। चार्ज लेके नीचे जाना है, तो ये तो क्वालिटेटिव बात हो गई सर, ना, पर एग्जैक्ट कैंसुलेशन क्यों सर, नहीं है? जहाँ पर अगर एक point चार्जेस इनसाइड लेयर में नहीं है, इधर इनर सरफेस में नहीं है, अगर ये इंसुलेटिंग है तो जीरो होगा इनसाइड ओवरऑल। सिंस इट्स इंसुलेटिंग, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो इनसाइड वाई? because the electric field does not pass through insulating. सर इवन इफ But it is कंडक्टिंग क्या कह रहे हैं कि चूंकि चार्ज आउटर सरफेस पे है, इनर सरफेस पे नहीं है, और ये इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस इंसुलेटिंग मटेरियल से होकर के अंदर नहीं पहुंच सकता है, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। यही कह रहे क्या? ये सर। यही कह रहे हैं ना? हाँ सर, हाँ। ठीक है। जी सर। चूंकि यहाँ पे ये चार्ज आउटर सरफेस पे है और उसके पास में इंसुलेटिंग है, उसमें कोई कंडक्शन नहीं हो सकता, तो चूंकि कंडक्शन नहीं हो सकता इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं कर सकता, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पास नहीं कर सकता है तो फिर यहाँ के चार्ज का यहाँ कोई असर नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। ओके फाइन, आई एम नॉट सेइंग यस और नो, बट मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि आप यही कह रहे हैं। हाँ, ये सर। ओके हाँ, कुछ इधर से कह रहे थे, रुको रुको, हाँ गॉसियन सरफेस अज्यूम करेंगे इसी रेडियस की, इसी डिस्टेंस की। ओके, जो पॉइंट बोल रहे हैं, हाँ, तो उसके अंदर नेट चार्ज जीरो होगा। उसके अंदर नेट चार्ज जीरो है, हाँ, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। चूंकि इसके अंदर में नेट चार्ज जीरो है, इसलिए ये सरफेस वाले, इसमें चूंकि नेट चार्ज जीरो है तो इसके जो सरफेस के पॉइंट्स हैं उन पे सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। यही कह रहे हैं क्या? हाँ या नहीं? मैं नहीं कह रहा हूँ कि यस और नो, लेकिन आप यही कह रहे हैं कि नहीं? अगर हमने एक गॉसियन सरफेस बनाया और ये देखा कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स जीरो हो रहा है, अंदर में कोई चार्ज नहीं है, तो उस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो होना चाहिए। ठीक है क्या? सही है? सही है ना? पक्का? एक चार्ज क्यों लिया साहब हमने यहां पे, और एक गॉसियन सरफेस बनाई, इसके अंदर चार्ज है क्या? तो यहां पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स कितना है? जीरो है क्या? Surface outside it is zero. Through that surface outside, इन inwards. इनवर्ड टू एंड इक्वल टू आउटवर्ड हो जाएगा। फ्लक्स, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ एक एरिया बनाओ ds, दिस इज द फ्लक्स, और पूरे पे इंटीग्रेट करो, सारे एरिया जितना है, ये क्लोज सरफेस है ना, तो इस पूरे क्लोज सरफेस पे आप छोटे छोटे एरिया में बांटिए, हर एक एरिया पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, और वहाँ वाले एरिया से उसको मल्टीप्लाई करिए, cos थीटा वगैरह आ जाए तो ले लेना और पूरे में जोड़ देना, इसी को फ्लक्स कहते हैं ना। एंड दिस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा ही होता है ना कुछ गॉस थ्योरम, और चूंकि अंदर में चार्ज नहीं है इसलिए दिस इज जीरो। तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है? No. इस पॉइंट पे No. मेरे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ दे रखा है, क्यू यहाँ है, गॉसियन मैंने वहां लिया है। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है? नो सर, क्या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है? क्या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे? यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। नहीं No. नहीं, हाँ हाँ, फ्लक्स कहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है? पूरे Center, सरफेस पे। center. हाँ, ये सेंटर ले लिया हमने, यहाँ पे क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है? नो सर, सर फ्लक्स एक ही चार्ज है, नहीं, एक ही सिंगल चार्ज है। सर इस सर फ्लक्स जीरो है, फ्लक्स जीरो होगा। फ्लक्स जीरो तो हो गया, अंदर में कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्ज जीरो है अंदर में, तो ये वाला साइड जीरो है, तो ये फ्लक्स जो बन रहा है, ये जो फ्लक्स बन रहा है, ये फ्लक्स तो जीरो है। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। यस यस आई हैव ए सिंगल चार्ज क्यू, उसके कारण जहां भी आप चाहो जो भी पॉइंट लो, एक वो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर आर स्क्वायर जो भी आप लिखो, फील्ड तो है।
तो गॉसियन सरफेस आप बनाएं, जैसी मर्जी हो वैसे बनाएं, और अगर आपको उसके अंदर कोई चार्ज दिखाई ना पड़े और टोटल फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो आपको दिखाई पड़े, तो आप ये नहीं मानना कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सरफेस के हर पॉइंट पर जीरो है, ऐसा आप नहीं मानना। तो ये लॉजिक यहाँ इस्तेमाल नहीं हुआ। अब रुको, देखते हैं अभी और क्या क्या प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो है कि नहीं है? है तो क्यों नहीं, क्यों है, और नहीं है तो क्यों है? सर इलेक्ट्रिक सिमेट्रिक सरफेस की वजह हाँ। से फ्लक्स जीरो होने पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी सेम एवरीवेयर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हैज टू बी सेम एवरीवेयर। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी हर सेम। पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होनी पड़ेगी। कहाँ सिमेट्री है? ये पॉइंट इससे तो बहुत इतना नजदीक है और इससे इतना दूर है। सेंटर पर थी सिमेट्री। मैं सेंटर के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ। हाँ, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। आप कह रहे हैं कि चूंकि सिमेट्री है, यहाँ पे हर जगह बराबर बराबर दूरी के ऊपर चार्जेस हैं, तो जितना इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उतना इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो ये सिमेट्री पॉइंट है। लेकिन ये तो सिमेट्री पॉइंट नहीं है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है क्या? सर यहाँ भी हो सकती है। हो सकती है, नहीं है कि है सर, है। जीरो है। क्यों? कैसे कह सकते हो विश्वास पूर्वक? तब वो जो गॉसियन सरफेस हम बना रहे थे ये बनाई हमने। जी कैसा, कैसे बनाऊं? बोलो कैसे बनाऊं? सर एग्जैक्टली इसको लेकर कैसे चलूं? जी जी पूरा complete बना लिया। spherical। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कि अगर मानते कोई एनक्लोज चार्ज है जिसकी वैल्यू यहाँ जीरो है, उस एनक्लोज चार्ज की वजह से जो फ्लक्स आ रहा है, उस एनक्लोज चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिमेट्रिकल है। तो वो क्योंकि जीरो हो रहा है फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सर रही है। यहाँ पर सिंगल एक चार्ज। मिनट रुको, जी जी एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। क्या क्या आपने बोल दिया पता नहीं चला मुझे। एक तो आप कह रहे हो यहाँ अंदर कोई चार्ज है नहीं, जी। फिर आप कह रहे हो कि जो नहीं है उसके कारण अगर फील्ड होता तो सिमेट्रिक होता। सपोज अगर कोई क्यू चार्ज है, सपोज अगर कोई यहाँ पे क्यू क्यू चार्ज होता तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सिमेट्रिक वो सिमेट्रिक होता, जी लेकिन अभी तो है नहीं। हाँ। अगर होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ऐसा होता, लेकिन अभी ये है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ऐसा है नहीं। आगे आर्ग्यूमेंट चेन बढ़ाओ, यस यस यस। आगे। अगर होता तो ऐसा ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता, फिर आगे। हाँ बट वो चार्ज नहीं है तो उसी की वजह से उसका फ्लक्स जीरो हो रहा है, लेकिन वो आर्गुमेंट यहाँ नहीं है। योर क्वेश्चन है कि बाहर वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का। करेक्ट करेक्ट। देखो कहाँ हम जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। मेरे को पोटेंशियल यहाँ दिया गया था और मोरे को पोटेंशियल यहाँ पूछा जा रहा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पहले यहाँ वाला पोटेंशियल इस कंडीशन में निकाल लूँ, तो फिर आगे इसी कंडीशन में फिर इतना हटा करके और कोशिश करूँगा। ये हमारी योजना है। उस योजना के लिए मुझे यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए और दिया है मुझे यहाँ का, इस सरफेस पर का पोटेंशियल दे रखा है। सरफेस के हर पॉइंट पर समान पोटेंशियल है, ये दे रखा है, लेकिन मुझको तो यहाँ का पोटेंशियल चाहिए। सर एक आर्गुमेंट और हो सकता है। हाँ जी। कि जो अंदर किसी भी पॉइंट पे अगर निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ जी। तो लेट्स से वो जो बाहर का जो चार्ज क्यू है, हाँ जी। उसका डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे, तो जो ये पॉइंट है इसका यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ वाले एक मेजर आर्क बनेगा, एक माइनर आर्क बनेगा। इस वाले पॉइंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसके सारे कंपोनेंट्स अगर लेंगे और इसके सारे लेंगे तो कैंसिल आउट करेंगे एक दूसरे को। वो सेल्फ हाँ, तो वो फिर करना पड़ेगा, आपको थोड़ा गणित करना पड़ेगा। क्वालिटेटिव आर्गुमेंट से तो नहीं नहीं चलेगा। सर, वो अभी आपने बाहर सिमेट्री का बताया ना कि नेचर हैज टू गो द सिमेट्रिक वे। जी। उसमें ये सिमेट्री का पॉइंट है नहीं, ये वाला ये सिमेट्री का पॉइंट नहीं है। बट सिंस इट इज अ सर्कल, मतलब स्फीयर है, तो ये वाला कि ये वाला, हाँ ये स्फीयर है। वो जो इनर स्फीयर बनाया उसकी पेरिफेरी पे कोई भी एक पॉइंट ले लेगा ना। हाँ। यहाँ पर एक पॉइंट ले ले, इस पॉइंट से पास होता हुआ एक कॉर्ड हम बना ले, जैसे दोनों तरफ जो पास यहाँ से। हाँ 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 हाँ। No, sir, not this chord. That is tangent to this inner surface. Pass chord for the outer surface. Okay. तो इसके उस तरफ वाला जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और इस तरफ वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका नेट इफेक्ट उस पॉइंट पे जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि वो वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी इस तरफ को क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो हिंट के लिए है, ये डिस्क है। वो ये हॉलो स्फीयर है।
वो रिंग के लिए वो आपको उसके टू बट डायमेंशन हॉलो स्फीयर भी होगा तो स्फीयर इज हाँ। 2 डायमेंशन में तो वही रिंग का ही केस है हाँ ना। ठीक है ना, ठीक है। इधर जो कैप है, हाँ, उसका जो नेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ डिस्टेंस कम है, यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, बट वो क्योंकि सिमेट्रिक है, कहाँ सिमेट्रिक है? तो सर्कल का ही पार्ट है ना, अरे तो सिमेट्रिक का इधर कम है इधर ज्यादा है, मतलब डिस्टेंस कम हो रहा है लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है ना। क्वालिटेटिव बात हुई ना ये। जी जी जी। सर हम हो सकता है कि डिस्टेंस कम होता, चार्ज बढ़ता, लेकिन Q बाई आर स्क्वायर कांस्टेंट नहीं होता, हो सकता था। जी जी। Q बढ़ा दो, R बढ़ा दो, तो जरूरी थोड़ी है कि Q बाई आर स्क्वायर उतना ही रहे, सेम प्रोपोर्शन में हो ये नहीं। सेम प्रोपोर्शन में हो, तो वो भी एक देखने का बात है। So when we consider conducting sphere, outside the conducting sphere, if we want to find the electric field, we assume the entire charge is placed at the center and we consider the distance. So with a single charge we get the solution. Correct. So यहाँ भी ऐसा कर सकते हैं कि entire charge is located at the center and we find the electric field at a point. क्या कह रहे हैं मैडम? कह रहे हैं कि हम लोग जब बाहर के लिए करते हैं, ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर है, यूनिफॉर्म, ये अंदर में बना रहा हूँ, ये अंदर नहीं है, सरफेस पर है ये। सरफेस तो ऐसे है ना, तो वो पूरे सरफेस के ऊपर ये चार्ज है, शेल है ये भी, और बाहर के पॉइंट पर मुझे चाहिए होता है, तो यहाँ कंसीडर तो हम कहते हैं इस पूरे को सेंटर पे मान लो और पॉइंट चार्ज वाला इक्वेशन इस्तेमाल कर लो और यहाँ पे फील्ड लिख लो। ऐसा ही हम यहाँ कर सकते हैं क्या? यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए मुझे, इस पूरे को अपने सेंटर पे मान लूँ क्या, और फिर वो पॉइंट चार्ज वाला इक्वेशन लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूँ क्या? जो काम वहाँ किया था वही काम यहाँ कर सकता हूँ क्या? कर सकता हूँ क्या? जब वो वो जीवन पॉइंट नहीं दूर होगा। होना चाहिए। नहीं, एक वो conducting point वाला दूर है, होना एक चाहिए। insulating वाला है, वो एक difference चलो है। एक कंडक्टिंग कर लेते हैं, ये आपके प्रश्न के लिए, आपके प्रश्न के लिए। अच्छा तब तो जीरो है, तब कोई झंझट ही नहीं है। देखो मेरा पहला स्टेप क्या है, मेरा फाइनल गोल है यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है। ओके, मेरे को कहा गया है कि होल कर दिया, यहाँ का पोटेंशियल बताओ, लेकिन मैं इसकी तरफ जाने के रास्ते जब तैयार करता हूँ अपने, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे को सरफेस का पोटेंशियल दिया हुआ है। तो मेरा स्टेप, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल निकाल लूँ, तब केवल रहेगा कि होल हटाने का क्या इफेक्ट हुआ। अभी दो पार्ट है ना, एक तो होल कर दिया और दूसरा सरफेस के जगह सेंटर पे मांग रहे, तो दो परिवर्तन किए गए ना। एक तो यहाँ होल कर दिया और दूसरा यहाँ सेंटर पे मांग रहे हैं और यहाँ सरफेस पे मुझे दे रहे हैं, तो मेरी ज़िंदगी मुश्किल कर रहे हैं। सर मैं पोटेंशियल लॉजिक दूं सर। हाँ जी। अगर हम एक बहुत छोटा सा चार्ज ले लें, पॉइंट चार्ज डी क्यू, और क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन मैटर नहीं करेगी। अगर इस डी क्यू के थ्रू सेंटर पे पोटेंशियल निकालें तो हो जाएगा आपका 1/4π डी क्यू बाई आर। और अब डी क्यू हमको पता है वो हम निकाल सकते हैं सिग्मा करके इंटीग्रेट कर सकते हैं डी क्यू को फ्रॉम 0 to 4πr² एंड वी कैन फिगर आउट द पोटेंशियल एट सेंटर विल बी सेम एज दैट ऑफ सरफेस। करेक्ट, वी कैन, यस सर। वी कैन। लेकिन सवाल में मेरे को एक और भी ट्विस्ट है। वो कह रहे हैं द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द शेल इज रिड्यूस्ड बाय, यानी होल कर देने से द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द शेल इज रिड्यूस्ड बाय सम क्वांटिटी। यस सर। Because charge तो मुझे varies. पता क्या करना है कि होल करने से यहाँ के पोटेंशियल में कितना रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ का तो मान लो मैं निकाल लूंगा जैसे आप बता रहे हो, यस सर। लेकिन हमें यहाँ से रिडक्शन भी पता करना है ना कि कितना रिड्यूस हुआ है, तो यहाँ का तो निकालना ही पड़ जाएगा, यहाँ का तो चाहिए ही चाहिए। कुछ सिमेट्री कुछ कह रहे थे, हाँ सर। मैं क्या क्या कह रहे आप बताइए। मैं ये कहता है कि बिकॉज एक्चुअली टॉस का सिमेट्रिकल, क्योंकि हमारा जो स्फेयर है, अगर हम उसी स्फेयर का एक सिमेट्रिकल सरफेस अंदर बनाए, वही तो बनाया था। उसी सिमेट्रिकल स्फेरिकल सरफेस बनाए हाँ वही तो उस बनाया वाले था। पॉइंट पर, ऐसा ना। हाँ ऐसे। हाँ अब हम जो हमारा फॉर्मूला है गॉस लॉ, वापस आ रहा हूँ, दैट इज E dot S is net charge enclosed by that surface also inside, not outside, only inside, symmetrical surface, तो वो zero है। जीरो। Since net charge enclosed by the surface also inside is zero, therefore we can say that electric field is zero because इसका surface area zero नहीं है, तो product is zero. So E dot ds is zero. ये तो कह रहे फ्लक्स जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। Electric field भी zero होगा।
आप सिमेट्री का यूज कैसे कर रहे हो? आप आगे बढ़ो। सो अब छोटा सा एक पॉइंट ले लें सर, में एक एलिमेंट ले ds, इसका तो एरिया कुछ ना कुछ होगा, तो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो 4 पाई जो भी इस पर आएगा, बट इनका प्रोडक्ट जीरो होना है तो ई को तो जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि ds तो एक फिजिकल चीज़ हमने मानी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ टू बी जीरो। ई किसकी वजह से? हाँ, ई किसकी वजह से? नेट इनक्लोज चार्ज। एक मिनट फिर से, क्या क्या प्रश्न है? ई किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से बात कर रहे हो? इनक्लोज चार्ज। इनक्लोज चार्ज की वजह से। दैट इज नेट ई। ओके दैट इज नेट, यस यस। ओके रुको, एनक्लोज नहीं होता नहीं नेट ई की वो इनक्लोज चार्ज के कारण नेट है। ई होता है, गॉस लॉ में वो नेट ई होता है। नेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं नेट इनक्लोज चार्ज में जो क्योंकि वो क्यू नेट भी तो होता है ना। इनक्लोज वो सरफेस net में होता जो है। चार्ज है उसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज व्हाट इज फ्लक्स। जब हम कहते हैं कि दिस इज अ सरफेस हाँ, इट्स and I don't know, there are some charges here and there. यहाँ पे एक चार्ज मान लो Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है, यहाँ Q4 है, यहाँ Q5 है, और हम बोलते हैं कि इस पे हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E लिया, एरिया ds लिया, और फ्लक्स निकाला E डॉट ds, और फिर उसको हम इंटीग्रेट करने वाले हैं। जी सर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण से है? Q1 Q2 के कारण से कि All Q3 के? resultant। सबको मिला करके है ना, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द Enclosed। इनक्लोज्ड वन। और अगर इनक्लोज्ड वन होता, हम कहते कि चलो हम नहीं करेंगे बाहर वालों का हिसाब किताब, अंदर वालों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, तो उसका फ्लक्स जीरो होता है क्या? इनके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनके कारण से यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो क्या इनके इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स ये वाला पूरे पे मिला के जीरो होता क्या? नहीं होता। अगर दोनों इक्वल अपोजिट हो तो हाँ, अनलेस वो प्लस माइनस। हाँ हाँ, ये पूरे का मिला के ही है, जो कुछ भी है ये नेट रिजल्टेंट फोर्स ही है, ये फील्ड है। ओके, तो बताओ भाई सिमेट्री कैसे चली? हाँ हेमंत भाई बताइए, आप बताइए सिमेट्री कैसे चली? एज्यूम कर लेते हैं लाइन ऑफ फोर्स निकली कहाँ से? किसी भी एक छोटे से एलिमेंट को, मान लीजिए सरफेस पे। यहाँ से? हाँ जी। हाँ निकली। ये किधर जाएगी? इसके पास कोई एक प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं है, ओके, और अगर प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं है तो ये निकलेगी नहीं। क्यों नहीं है प्रेफर्ड डायरेक्शन? ये अपने डायमेट्रिकली अपोजिट की तरफ जाएगी। सर उधर भी पॉजिटिव चार्ज है, देन देयर विल बी टू लाइंस व्हिच मे इंटरसेक्ट। सर एक डाउट। नहीं रुको रुको, इनका आर्गुमेंट सुनो, बहुत सुंदर है। यहां से अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर गई तो ये कहां टर्मिनेट होगी? ये लाइन सेंटर पर मूव जाएगी सर। टर्मिनेट कहीं होगी क्या? नहीं, तो कहां जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूड उधर से भी आएगी तो इसको कहां ले जाऊं? सर इधर से भी आएगी तो नहीं, इसको बताओ, इस लाइन को मैं कहां बढ़ाऊं? सब ऊपर की तरफ। ऐसे बढ़ा दूं? डायमेट्रिकली अपोजिट। बढ़ा दिया, आप कहां जाऊं? नहीं सर, ऊपर भी रोकेगा। डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे। रिपेल अगर ऐसा होता है स्ट्रेट लेके जाऊं हाँ, जब ऐसे और आगे चलूं नहीं, और आगे चलूं और आगे चलूं, पीछे वाला इट इज टर्मिनेटिंग एट ए पॉजिटिव चार्ज। which is wrong। ऐसा तो नहीं होता, तो ऐसा तो नहीं लेके जाऊं, कैसा लेके जाऊं? सर रुकेगा भी। हर जगह पे रोकेगा उसको। अब कहाँ लेके जाऊं इसको? यहाँ से निकल गई ऐसे, अब ये कहाँ जाएगी? अपना रास्ता ढूंढ रही है, बताओ कहाँ लेके जाऊं? अंदर घुसते ही प्रॉब्लम है उसकी। there is no field line inside। ठीक है ना? ठीक है, ये जो फील्ड लाइन यहाँ से अगर चली तो फील्ड लाइन या तो नेगेटिव चार्जेस पे टर्मिनेट करती है और या तो फिर इन्फिनिटी को भागती है। तो यहाँ तो इसको इन्फिनिटी भागने का रास्ता है नहीं, अभी तो होल है नहीं। होल जब हो जाएगा तो रास्ता कुछ मिलेगा, उसमें से घुस के निकल जाएगी, लेकिन अभी तो इसको यहाँ आना पड़ेगा ना सरफेस पे। तो अगर इस पॉजिटिव चार्ज से ऐसे लाइन चल रही है तो यहाँ ऐसा लाइन तो नहीं जाना चाहिए इस वाले पॉजिटिव पे, इस पॉजिटिव से तो ऐसे चलना चाहिए था। तो झंझट तो हो गया। तो प्रकृति तो झंझट चाहती नहीं है, सुकून से रहना चाहती है। तो सुकून से रहने का एक ही रास्ता है कि भैया कोई लाइन डालो ही नहीं अंदर, जो डालना है बाहर जाओ, बाहर डालो और इन्फिनिटी पे सीधे पहुंचा दो। फील्ड लाइंस या तो टर्मिनेट होती है नेगेटिव चार्ज पे,
और या तो फिर इन्फिनिटी, उसको इन्फिनिटी जाने का रास्ता बाहर तो मिल रहा है, अंदर में उसको रास्ता नहीं है। और अगर कहीं आपने कहा कि छोड़ो इसको, कहीं मिला दो, फिर आगे देखेंगे इसको बाहर बाहर निकाल देंगे, इसके इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर से होकर निकाल देंगे, तो भी पंगे हैं, तो भी प्रॉब्लम है। पोटेंशियल घटता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलने से, तो यहां से यहां पोटेंशियल कम है, 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 यहां से यहां पोटेंशियल कम है। मगर यहाँ actually charge लेकिन मेरे को दे रखा है कि सारे सरफेस पे पोटेंशियल एक ही है, दे रखा है ना कि सरफेस पे पोटेंशियल V0 एक वैल्यू दे रखा है मुझे, तो ये भी प्रॉब्लम है। आप करके लाओगे तो वो पोटेंशियल तो बराबर रहेगा ही नहीं पूरे सरफेस के ऊपर, कोई रास्ता नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी जीरो। ओके, सर इसका मैथमेटिकल रीजन यही है कि वो नेट इफेक्ट जीरो आ रहा है सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। आप जो कह रहे हो ना वो एकदम सही कह रहे हो। आप ये कर रहे हो कि इस पॉइंट पे देखते हैं हम, तो यहाँ पर अगर हम ऐसे एक सरफेस लेते हैं और उसकी पेरीफेरी से ऐसे कोन बनाते हुए चलते हैं, ऐसे कोन बनाते हुए चलते हैं, तो इतने चार्ज के कारण से जो यहाँ पर फील्ड है इधर के डायरेक्शन में, और इतने चार्ज से जो यहाँ है वो कैंसिल करते हैं। कूलम्ब्स लॉ से शुरू करके आप ये प्रूव कर सकते हो, कूलम्ब लॉ से शुरू करके आप ये प्रूव कर सकते हो, और इसलिए वो जीरो है। तो वो आर्गुमेंट आपका बिल्कुल सही है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। वो करना है, ये नहीं कहो कि यहाँ से यहाँ चार्ज ज़्यादा है और डिस्टेंस भी ज़्यादा है, इसलिए इधर का Q बाई आर स्क्वायर उधर का Q बाई आर स्क्वायर को बराबर होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मैथमेटिकली ऐसा नहीं है, Q बढ़ गया R बढ़ गया, उससे क्या हो सकता है? Q बाई आर कॉन्स्टेंट हो जाए, हो सकता है Q बाई आर क्यूब कॉन्स्टेंट हो जाए। गॉस लॉ से गॉस लॉ से कुछ नहीं कर सकते हो, तो कर ही नहीं सकते। गॉस लॉ से कुछ नहीं कर सकते हो। क्या कर सकते हो गॉस लॉ से, हम बताते हैं। फिर से आप प्रकृति के सिमेट्रिक पसंद को आजमाइए। मान लीजिए इस पॉइंट पे अपने को चाहिए, हमने एक ये स्फेरिकल सरफेस यहाँ बना लिया। अब यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कोई एक डायरेक्शन होगा, ये पूरा मामला सिमेट्रिक है, ये पूरा बाहर का मामला पूरा सिमेट्रिक है। ओनली द रेडियल लाइन इज अ स्पेशल लाइन। इसके अलावा कोई ये वाला लाइन लोगे तो ये वाला खड़ा हो जाएगा कि मुझ में क्या कमी है, और ये 2 डिमेंशन में नहीं है, 3 डिमेंशन बहुत सारी लाइनें खड़ी हो जाएंगी, मुझ में क्या कमी है। ठीक है, सो दिस इज द ओनली स्पेशल लाइन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होना है तो इसी लाइन पे होना है, तो या तो ऐसे होना है और या तो ऐसे होना है। मान लो ऐसे होना है। अब जो सिचुएशन यहां है, क्या वही सिचुएशन यहां नहीं है? नहीं है क्या? वही है ना। तो यहां अगर बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहां भी बाहरी की तरफ होना पड़ेगा ना। और जो सिचुएशन यहां है, क्या वही सिचुएशन यहां नहीं है? इसके सामने जैसे चार्जेस दिखाई पड़ रहे हैं, इससे दूर जैसे दिखाई पड़ रहे हैं, इस पॉइंट के लिए भी अगर मैं सोचता हूं तो इसको जैसा यहां दिखाई पड़ रहा है, इसको वैसा यहां दिखाई पड़ रहा था कि नहीं? और इसको जैसा इधर दिखाई पड़ रहा था, इसको इधर दिखाई पड़ रहा था कि नहीं? तो इस पॉइंट में क्या फर्क है भाई? ठीक है, इस सिमेट्रिक सिचुएशन के कारण से आप यहां पॉइंट अगर लेके कहते हो कि रेडियली आउटवर्ड, तो यहां भी रेडियली आउटवर्ड करने के अलावा आपके पास कोई पाई नहीं। तो यहां भी रेडियली आउटवर्ड, यहां भी रेडियली आउटवर्ड, यहां भी, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो है ना एकदम एक जैसे हैं। बाहर में एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है और भीतर में उसी के पैरेलल हम चल रहे हैं। इधर से 1 सेंटीमीटर घुसे हैं तो इधर से भी 1 सेंटीमीटर, इधर से भी 1 सेंटीमीटर, इधर से भी 1 सेंटीमीटर। तो ये सारे पॉइंट बिल्कुल एक जैसे हैं, इक्विवेलेंट है। जितने मैग्नीट्यूड का यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड उतने ही का यहाँ, जितने में उतने ही का यहाँ। इधर रेडियली आउटवर्ड तो इधर भी रेडियली आउटवर्ड। ऐसा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड करना है, अब गॉस लॉ लगा लो, ये सारा फ्लक्स जब निकालोगे तो इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्स, सारे पॉजिटिव है। कहीं भी आप ds लीजिए, E डॉट ds ये पॉजिटिव है। ये जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है इनटू ये एरिया, हर जगह पॉजिटिव है। तो जोड़ करके, तो इसलिए अंदर का टोटल चार्ज गॉस लॉ के अनुसार होना पड़ेगा, और है नहीं।
होना पड़ेगा और है नहीं, तो ऐसे वाले इलेक्ट्रिक फील्ड हमें लेने का अधिकार नहीं है, कॉन्ट्रडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी। नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, उल्टा ले लो, उल्टा ले लो, सारी एरो पलट दो। ऐसे है क्या? अगर यहाँ ऐसे है तो यहाँ पे ऐसे होना ही पड़ेगा, यहाँ पर ऐसे होना ही पड़ेगा, यहाँ पर ऐसे होना ही पड़ेगा, यहाँ ऐसे होना ही पड़ेगा, यहाँ ऐसे होना ही पड़ेगा। अब E डॉट डी एस सब मिलकर के जीरो है क्या? पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो है? नेगेटिव है, लेकिन अंदर में चार्ज तो है ही नहीं, तो ये भी नहीं चलेगा। तिरछे ले नहीं सकते हो, तिरछे ले नहीं सकते हो, एक तरफ आउटसाइड ले ले, एक तरफ इनसाइड ले ले, ये कर नहीं सकते। आप ये तो कर नहीं सकते कि इधर वाला तो ऐसे रहेगा और इधर वाला ऐसे रहेगा। क्यों भैया? इसमें क्या फर्क है? इसमें क्या फर्क है? कोई उपाय ही नहीं है। अंदर का पूरे हर जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मानना ही पड़ेगा, कंडक्टिंग हो या इंसुलेटिंग हो। ओके? दूसरी चीज, कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग में क्या फर्क है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किसके कारण से होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कौन पैदा करता है? चार्जेस पैदा करते हैं ना, चार्जेस पैदा करते हैं। जो फ्री जो चार्ज, अगर चार्ज डेंसिटी है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। तो वो कंडक्टिंग है इलेक्ट्रिकली कि बिना कंडक्टिंग है, इंसुलेटिंग है? अगर चार्ज उतना है उसके ऊपर, एक छोटा कंडक्टर मैं ले लूं और उस पर चार्ज कहूँ इतना, और एक छोटा इंसुलेटर ले लो उस पर कहूँ चार्ज इतना, उतना ही चार्ज दिया, उसी जगह पे रखा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनना है वो तो चार्ज के कारण से बनना है ना। तो कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, कंडक्टर नहीं पैदा करता, इंसुलेटर पैदा नहीं करता। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ चार्जेस पैदा करते हैं, या फिर मैग्नेटिक फील्ड में टाइम के अनुसार चेंज वेंज हो रहा हो तो दूसरी कहानी है वो। तो इसलिए जो कंडक्टिंग स्फीयर के लिए आप कहते हो, अगर चार्ज वैसा का वैसा है तो इंसुलेटिंग के लिए भी एग्जैक्टली वही कहानी है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस ओनली बाय द चार्जेस। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, सेम सिग्मा ऑन ए स्फेरिकल शेल, तो वो स्फेरिकल शेल इंसुलेटिंग हो और या फिर कंडक्टिंग। But if it is a solid sphere, हाँ फिर भी कंडक्टिंग things change, no, sir? हाँ बताओ क्या होता है, बोलो। सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है। ओके, Solid conducting and solid insulating. हाँ ओके, सॉलिड कंडक्टिंग, और ये उतने ही रेडियस का, उतने ही रेडियस का, यहाँ टच नहीं कराना, उतने ही रेडियस का ये इंसुलेटिंग, इंसुलेटिंग, सेम रेडियस, सेम शेप, सेम स्फीयर। चार्जेस को क्या करूं? Charge distribution will be different. अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो गया तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द चार्ज। If we say charge Q is distributed uniformly On a on the solid surface, sphere, solid conducting and solid insulating, the distribution will be different. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड किसको कहते हो आप? उस पर डिपेंड करता है। कंडक्टिंग में तो आप मजबूर हो, सारा का सारा सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट होना है, अंदर जाना नहीं है। लेकिन इंसुलेटिंग में यू हैव चॉइस, It can be insulated. आप चाहो तो यहाँ पूरा का पूरा रख दो, इसके सरफेस के ऊपर रख दो। इंसुलेटिंग है, कहीं जाएगा आएगा नहीं, वही रहेगा। आप चाहो तो ठूस ठूस के अंदर भी इंजेक्ट कर दो इसमें, जहाँ आप चाहो तो अंदर में वो सिरिंज में चार्ज भर करके और इसके अंदर ठूस दो तो अंदर भी घुस जाएगा, आपके ऊपर है। अगर यहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन सेम कर दिया आपने, आपने कहा नहीं नहीं मैं केवल सरफेस पर ही डालूंगा, और जितना चार्ज इसके सरफेस पे, इस पे तो आप डालोगे तो खुद ही सरफेस पे आ जाएगा। यही फर्क है, यही फर्क है। इस पे आप क्यों चार्ज डालोगे, आप भीतर भी घुसा के डालोगे तो सरफेस पे खुद आ जाएगा, जैसे भी आ जाए, हाँ जैसे भी आ जाए। लेकिन अगर यहाँ पे सरफेस पे आना है और यहाँ पे आपने सरफेस पे डाला है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सेम होना है। जो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होना है अंदर बाहर, वही इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होना है अंदर बाहर, बिकॉज फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द चार्जेस, फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द चार्जेस। अब आपको एक और कहानी याद होगी कि अगर एक कंडक्टिंग प्लेट है या कंडक्टिंग सरफेस है, हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि एक कंडक्टिंग ये है,
मान लेते हैं कि यहाँ पर आपने ऐसे प्लेट रखा हुआ है और सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, तो आप बोलते हो कंडक्टर के सामने कितना होता है फील्ड? सिग्मा कम टू एप्सिलॉन। अगर ये कंडक्टर है तो उसके सामने फील्ड कितना होता है? कंडक्टर थिन कंडक्टर, ये होगा थिक में, कंडक्टर में, हाँ थिक में या थिन में? थिक में थिक में, और थिन में 2 एप्सिलॉन सिग्मा बाय 2। कंडक्टिंग में भी कंडक्टिंग अगर थीन है एकदम, 4 सीट जब लेते हैं मैक्सर तो 2 एप्सिलॉन हो गया, 4 सीट लिया तो वो 2 सर्विस तो दो सूत्र चलते हैं ना, एक सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन चलता है और एक सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट चलता है। आप कहते हो कि एक लेयर के कारण से एक प्लेन के ऊपर अगर एक चार्ज लेयर है सिग्मा वाला, तो उसके कारण से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। दोनों तरफ फिर आप ये भी कहते हो दोनों तरफ नेचुरली, इधर इधर और ऐसे और इधर ऐसे। और फिर आप कहते हो अगर कंडक्टर हो इनसाइड 0 है इसकी वजह से, और ये यहाँ पर ये उसी तरीका का ये है और उसी तरीके का ये यहाँ पर ये सिग्मा है, तो क्या बोलते हैं? सिग्मा बाई एप्सिलॉन। ये क्या गड़बड़ करते हैं हम लोग? इनसाइड कंडक्टर में 0 हो गया सर। यहाँ पर क्या हुआ? और फिर सर वहाँ 2 सरफेसेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। हाँ, अगर आपने जितना चार्ज इस पे डाला, मान लो आइडेंटिकल ज्योमेट्री के 2 प्लेट्स लिए, एक कंडक्टिंग प्लेट है एक इंसुलेटिंग प्लेट है, जो भी थिकनेस है जो भी मर्जी हो आइडेंटिकल, एक चार्ज आपने इस सरफेस पे ला के रख दिया, कंडक्टर है वो खुद ही घूम करके आधा उधर चला जाएगा। तो आपने अगर सिग्मा रखा था ना, तो यहाँ पे बन जाएगा सिग्मा बाई 2 इधर आएगा, सिग्मा बाई 2 इधर आएगा, और इन दोनों के कारण से मिलकर, या सिग्मा इधर रखो सिग्मा इधर रखो, ये आप कर सकते हो, या सिग्मा बाई 2 आप कर सकते हो। लेकिन ये अगर सिग्मा है और इसके सामने आप ढूंढ रहे हो, तो ये खुद से घूम के इधर भी, यहाँ सिग्मा तो यहाँ भी सिग्मा होना ही पड़ेगा, और कोई आगे पीछे ना हो तो इसके कारण से ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो रहा है। इस सिग्मा के कारण से तो है वही जो यहाँ था वही है, लेकिन इस सिग्मा के कारण भी यहाँ पर है, नेट इफेक्ट और इसलिए वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो रहा है। नेट इफेक्ट कंडक्टिंग होने का इतना ही मतलब है कि आपने एक सरफेस पे सिग्मा आप डाल नहीं पाओगे। अगर आपको यहाँ सिग्मा चाहिए तो यहाँ भी सिग्मा डालना ही पड़ेगा, खाली सिग्मा डालोगे तो उसका आधा ही जाएगा, सिग्मा बाई 2 ही जाएगा, और इधर सिग्मा बाई 2 इस तरफ आ जाएगा, फिर उनके कारण जोड़ डाल करके करोगे तो कुल मिला करके आप घाटे में रहोगे। तो फील्ड्स आर बिकॉज ऑफ द चार्जेस, नॉट बिकॉज ऑफ कंडक्टिंग एंड इंसुलेटिंग। सर एक चीज और डिस्कस करें सर, जी, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, इंसुलेटिंग spherical surface and conducting spherical surface। इसको पहले थोड़ा आगे बढ़ाएं। हाँ मुझे कुछ आपके बात, एक कंडक्टिंग स्फीयर है, अब क्या कह रहे हैं आप? पोटेंशियल, पोटेंशियल वेरिएशन, हाँ, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इसके 0, तो पोटेंशियल कांस्टेंट कांस्टेंट, केवल सरफेस पे चार्ज है इसका, जी। तो अंदर में यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एंड देयर इज सम V, जी, और चूंकि फील्ड 0 है तो इसलिए जो पोटेंशियल है यहाँ वही यहाँ वही यहाँ वही यहाँ, अंदर में सब जगह पर एक ही। तो अगर आपने कंडक्टिंग स्फीयर दिया हुआ है, हॉलो हो या सॉलिड हो या शेल हो या जो कुछ भी हो, और इस पे आपने Q चार्ज डाला हुआ है, तो द फील्ड एवरीवेयर इज 0, जी, एवरीवेयर, एंड पोटेंशियल इज एवरीवेयर कांस्टेंट। ये तो अंदर का मामला होता है, और बाहर का मामला जैसा ये पॉइंट चार्ट है उसके अनुसार हो गया। अब आगे बोलिए। अब इंसुलेटेड स्फीयर ले लिया, चार्ज कहाँ डाला? यूनिफॉर्मली चार्ज, यूनिफॉर्मली मतलब क्या? दो तरह का मतलब निकल सकता है, चार्ज हमने ऑन द सरफेस और इन द इंटायर वॉल्यूम। इंटायर वॉल्यूम, इंटायर वॉल्यूम कर दिया तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। इंसुलेटिंग से मतलब नहीं है सर, इंसुलेटिंग और कंडक्टिंग से कोई मतलब नहीं है, ये चार्ज के ऊपर बात है। आप कहते हो कि मैंने रो डाला है, रो इक्वल टू रो नॉट, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सेम है, केंद्र से लेकर के और बीच से लेकर के और किनारे तक हर जगह एक ही चार्ज डेंसिटी है, उसको आप कहते हो यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो इससे सर कोई रिश्ता नहीं है,
ये तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन केवल सरफेस पे था, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वॉल्यूम में, इसका अपना अलग से कहानी होगी, इसकी अपनी अलग से कहानी होगी। उसमें तो हम लोग वॉल्यूम में नहीं दे सकते सर। नहीं दे सकते हैं ना, इसमें भी हम चाहते तो नहीं देते। हाँ, लेकिन इसमें नहीं दे अब दे दिया तो आपने नया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, तो उससे क्यों तुलना कर रहे? इससे इसकी क्या तुलना है? इससे इसकी तुलना हो सकती थी अगर यहां तो आप दे नहीं सकते थे, यहां आपने अपनी मर्जी से नहीं दिया, वहां आप मजबूरी में आपने नहीं दिया, और यहां मजबूरी में नहीं, अपने स्वेच्छा से यहां नहीं दिया, केवल सरफेस पे दिया, तब इसका कंपैरिजन कर लीजिए, और वो आइडेंटिकल है, जो कहानियां हैं वही कहानी है। लेकिन अगर दे ही दिया अपने भीतर में, तो इससे कंपैरिजन करने का मतलब ही नहीं, इसका अपना गणित कीजिए। सर अगर अंदर चार्ज दे देंगे तो उसका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ना। हाँ वही सर कह रहे हैं कि यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर का मेरा मतलब है सर का, उनका कहना है कि मेरा मतलब है बाय सेइंग दैट इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर, कि पूरे वॉल्यूम के अंदर में हमने यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का फैला दिया है। ओके, तो इट्स ए टोटली न्यू डिस्ट्रीब्यूशन। सो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग का इतना ही सिग्निफिकेंस है कि वहां आप अंदर में दे नहीं सकते थे, यहां आप दे सकते हैं, आपको चॉइस है, आप चाहें तो दे, ना चाहे तो ना दे। अगर दे देंगे तो एक अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी अपनी अलग गणित है, और अगर आप नहीं देंगे तो ये एग्जैक्टली यही वाला गणित यहाँ इस्तेमाल कर लीजिए। ऑलराइट, गुड। सो आप सोच रहे होंगे कि ये सवाल तो कहाँ पीछे रह गया और इधर उधर की बातें हो रही हैं। ये इधर उधर की बातें ही करना मेरा उद्देश्य है, सवाल हल करना मेरा उद्देश्य है ही नहीं। बहुत सारे सवाल क्लियर हो हो गए रहे ना? सर। हाँ, मतलब जो उसके अंदर हमने मान लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा या नहीं? हमने नहीं माना, मतलब हमने सिद्ध किया। सिद्ध किया। हमने माना नहीं है, हमने सिद्ध किया है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो ऐसा सर, जैसा अगर रीजन पूछा जाए तो उसके पूरे 2-3 रीजन देने पड़ेंगे कि एक्चुअली अंदर नहीं जाता, तो पूरा फुल आर्गुमेंट होगा इसका कि ये एक्चुअली पूरा निकल कर आता है। यहाँ पे 1 या 2 लाइन में भी बोल सकते हैं कि नहीं ये 2 लाइन है। भाई आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है, मल्टीपल चॉइस आप में आप बहुत सारे आप answers 2 हैं। लाइन में बोल करके खत्म कर लीजिए अपनी कहानी, बैठ जाइए, या आप 1 घंटे का पूरा लेक्चर दे दीजिए तब बैठिए, ये तो आपकी मर्जी है। पढ़ेगा का क्या सवाल है? पढ़ेगा का क्या सवाल है कि हम 2 लाइन में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते का क्या सवाल है? आपकी मर्जी है, आपको चाहो आप 2 लाइन में सिखा सकते हो तो सिखा दो, आपको 10 लाइन में सिखाना है 10 लाइन में सिखाओ, जितना भाषण देना है उतना भाषण दो। आप क्या ये पूछ रहे हैं कि अगर परीक्षा में पूछा जाए तो क्या पूरा आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा? ऐसा ही कुछ। ये तो परीक्षक पर निर्भर करेगा ना, मैं क्या जानूं। Short question, long question क्या है? ये परीक्षा जिसने ले रहा है, मैंने तो आपको बता दिया कि क्या है क्या नहीं है, क्यों है ना, क्या है, क्यों है, कैसे है, वो सारे आपको हमने तथ्य हुआ आपके सामने में बता लिए। अब परीक्षक क्या चाहता है आपको तो वही लिखना है ना। कितने नंबर में? परीक्षा में तो परीक्षक क्या चाहता है वही आपको लिखना है। परीक्षक चाहता है कि 2 लाइन में लिख दो तो 2 लाइन में लिख दो। परीक्षक चाहता है कि वजह बताने की जरूरत नहीं, खाली बता दो कि हाँ या ना, फील्ड है कि नहीं। अगर परीक्षक वो चाहता है तो हाँ या ना, है नहीं है, ये बता दो। अब मैं क्या जानूं आपका परीक्षक क्या पूछने वाला है और उसके मन में क्या है और क्या सवाल उसने फ्रेम किया है। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स कम बैक। तो यहां जो पोटेंशियल है वो भी V0 है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है कहीं भी अंदर, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है वहां पोटेंशियल न घटता है न बढ़ता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चलते हैं तो पोटेंशियल घटता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा के विपरीत दिशा में हम जाते हैं तो बढ़ता है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो न घटेगा कहीं न बढ़ेगा कहीं, जो है वही रहेगा। और सरफेस पे मुझे दिया गया था कि पोटेंशियल इतना है, तो अंदर में सेंटर पे यहाँ पे हर जगह पे ये इतना ही रहने वाला है। अब यहाँ से कितना रिड्यूस हुआ अगर हमने होल कर दिया, ये है ना आगे का क्वेश्चन, यहाँ से हमने होल कर दिया तो कितना रिड्यूस हुआ। तो यहाँ निकालते हैं और निकाल करके इसको घटा वटा करके बता देते हैं कि कितना रिड्यूस हुआ। अब इसको निकाले कैसे, इसको कैसे निकाले, अब यहाँ का पोटेंशियल कैसे निकाले? छेद हो गया एक, और उस छेद के ऊपर इतना चार्ज है जो हट गया यहाँ से, ये इतना पोर्शन मैंने काट के हटा दिया, इतना चार्ज मैंने कम कर दिया, कितना चार्ज टोटल बचा यहाँ पे? Q1 - L1। इसके कारण से अब यहाँ का पोटेंशियल लिखना है।
सर V नॉट 1 माइनस वी नॉट 1 माइनस अल्फा। ठीक है, क्योंकि हर जगह से बराबर बराबर आ रहा था ना, जी हर जगह से बराबर बराबर, इतने में से आ रहा था, अब इतने ही में से आ रहा है, फिर वही एक एक नियम है, फिर वही एक एक नियम है। कांसेप्ट क्लियर थे सर। तो यहाँ जो पोटेंशियल आ रहा है वो वी नॉट तो ये इंटू 1 माइनस वन माइनस अल्फा, इतना डिक्रीज। तो जो कितने से डिक्रीज हुआ, कितने से डिक्रीज, वी नॉट था, V not alpha. V minus वी नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा हो गया। V not alpha. हाँ, तो ये वी नॉट अल्फा से डिक्रीज हुआ है, रिड्यूस हुआ है। पर मेरे ऑप्शन में कहा गया था द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द शेल इज रिड्यूस्ड बाय 2 अल्फा वी नॉट, सो ए ऑप्शन इज रॉन्ग है, इस पे टिक नहीं लगाना है। अभी एक चौथाई सवाल बना है 4 ऑप्शन से। अब अगले ऑप्शन को पढ़ते हैं, बी। ये ठीक है ना? सर इसको तो पूरे सवाल का जो चेन ऑफ आर्ग्यूमेंट है वो एक बार रिवाइज कर देते हैं। हमें कहा गया था कि एक इंसुलेटिंग शेल है, शेल है मतलब अंदर में कोई पदार्थ नहीं है, अंदर में पदार्थ नहीं है तो अंदर में चार्ज भी होने का सवाल नहीं है, चार्जेस हमेशा पदार्थों के ऊपर ही रहा करते हैं। तो सारा चार्ज सरफेस पे है, ये हमने पढ़ा, सवाल पढ़ के समझा है, सारा चार्ज सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और फिर हमें दिया गया था कि सरफेस का पोटेंशियल दिया गया था, तो हमने वहाँ से केंद्र का पोटेंशियल लिखा वी नॉट, क्योंकि हमने ये पता कर लिया कि हाँ भाई अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता। सिमेट्री से कर लो, गॉस लॉ से कर लो, गॉस लॉ की सिमेट्री से करो, या फिर जैसे फील्ड लाइन कहाँ टर्मिनेट होंगी उससे करो। अंदर का हमने पोटेंशियल निकाला, एक पार्ट हो गया, दूसरे पार्ट में छेद हो गया है, उतना चार्ज हट गया, तो उसके कारण जो पोटेंशियल हो रहा था उतना कम हो गया। ऐसा भी कर सकते थे हम, खाली उतने ही के कारण से पोटेंशियल लिख लेते, उतना ही तो कम होगा, बाकी तो था ही। तो करके हमने उसका पूरा कर लिया। तो ये हमारा लाइन ऑफ थॉट होता, उसके अनुसार हम काम करते, टोटल कुछ सेकंड के अंदर में काम हो जाता ना, ठीक है ना? ज़्यादा टाइम क्या लगना था, ज़्यादा टाइम क्या लगना था, 10 सेकंड 15 सेकंड लगना था इसके अंदर में। हमने 1 घंटा अभी लगाया है क्योंकि हमने बहुत सारा हमने डिस्कशंस किए हैं उसके ऊपर, और वो ज़रूरी था ताकि आगे सवालों में 10 ही सेकंड लगा करें। अब देखो बी ऑप्शन आपके स्क्रीन पर भी है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल इज रिड्यूस्ड बाय अल्फा वी नॉट बाय 2 अल्फा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितने से रिड्यूस हुआ, राइट? द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल इज रिड्यूस्ड बाय अल्फा वी नॉट बाय 2 अल्फा। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था, 0। यहाँ से कितना रिड्यूस हुआ वो पूछ रहे हैं, तो यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मुझे निकालना है, ठीक है? तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे, रिड्यूस होगा या बढ़ेगा? रिड्यूस होगा कि बढ़ेगा? ओके ओके ओके, हम पॉजिटिव चार्ज सारा लेके चल रहे हैं ना, कैपिटल वी नॉट को हमने पॉजिटिव मान करके चला हुआ है, नेगेटिव हो तो हमें कोई हर्ज नहीं है। हम कहेंगे साहब अल्फा वी नॉट से रिड्यूस हुआ, वी नॉट अगर नेगेटिव है तो अल्फा वी नॉट से इंक्रीज हुआ, तो हम तो पॉजिटिव लेकर के अपनी कहानी करेंगे, और जो आंसर आएगा वो केवल पॉजिटिव के लिए नहीं आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव सबके लिए आएगा। +2 से घट गया या -2 से बढ़ गया, एक ही बात है ना, तो हम अपना बढ़ गया वाले हिसाब से चलेंगे। तो अब यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इन सबके कारण जब ये होल नहीं था और पूरे चार्ज के कारण से मिला करके यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, और अब ये हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। कितना बना होगा? तो इसी का ठीक ऑपोजिट अपोजिट करके पूरे का जितना अपोजिट, मतलब जो होल से ठीक ऑपोजिट वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको अगर बहुत कम चार्ज माना है तो वो चार्ज निकाला है हमने, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इतने के कारण कितना फील्ड था यहाँ पे, बस वही। इस पर चार्ज कितना है, इतना ही है ना, और ये डिस्टेंस है a, तो इसके कारण से इस सेंटर के ऊपर फील्ड कितना है,
हाँ Q अल्फा बाई 4 का स्क्वायर। और पड़ जाता है ए स्क्वायर। इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, किधर, इसके कारण, इसके कारण अंदर की तरफ that will be इधर इतना, इसके कारण यहाँ पे इतना फील्ड है, किधर, इनवर्ट अभी आउटवर्ड और इसको हमने हटा लिया है, मतलब इतने फील्ड को हमने पहले से घटा दिया है। तो इतने के कारण से कितना फील्ड है, दोनों मिलके जीरो है। हाँ, तो जो रेस्ट ऑफ, दिस इज बिकॉज ऑफ अल्फा क्यू के कारण से ये है, और रेस्ट ऑफ के कारण जब लिखेंगे और ये हमारा रेडियल आउटवर्ड है, और इसको हम कहेंगे ई। अब जो ये वाला ई है, दूसरा ई है, ये हो गया अल्फा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ए, इतना ही हुआ ना, किधर, ये वो इन्वर्ट था ये ठीक है। और ये क्या बला है, ये क्या बला है, ये भी है। तो दिस इज अल्फा टाइम्स वी नॉट, इतना मैग्नीट्यूड बना, और हमारे में कुछ मैग्नीट्यूड भी लिखा है, द मैग्नीट्यूड इज रिड्यूस्ड बाय इतना। ओह, ये तो अच्छा नहीं लिखा है जितेंद्र जी। सर वो 2a लिखा है। हाँ, इन्होंने तो 2a लिखा है, यहाँ पर ए है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, लेकिन मैं इसकी लैंग्वेज देख रहा हूँ। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल इज रिड्यूस्ड बाय, जीरो था, वहाँ से रिड्यूस करा रहे हैं, नेगेटिव आएगा, माइनस और उसको मैग्नीट्यूड भी बोल रहे हैं। जी। यहाँ जीरो था और पूछा जा रहा है कि ये काट देंगे, होल कर देंगे, उतना चार्ज हटा देंगे, तो कितने से मैग्नीट्यूड रिड्यूस हो जाएगा। तो जीरो से मैग्नीट्यूड रिड्यूस कभी कर सकते हो क्या, इधर रहे उधर रहे, मैग्नीट्यूड तो जीरो से बढ़ ही सकता है ना, मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, तो वो है नहीं। अब यहाँ पे हमें थोड़ा अपने क्वेश्चन सेटर के साथ नरमी से व्यवहार करना होगा। हो जाता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, कोई बात नहीं है। मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड कितने से बदल जाएगा, ये मतलब था। तो मैग्नीट्यूड इतने से बदल रहा है, और 2a जो लिखा गया, इसमें लिखा गया है, वो गलत है, तो ऑप्शन बी भी। अब ऑप्शन सी पढ़ते हैं। ऑप्शन सी पढ़िए अपने स्क्रीन पे। द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द शेल टू दैट ऑफ द पॉइंट a/2 फ्रॉम द सेंटर टूवर्ड्स द होल इज, कुछ लिखा है 1 माइनस अल्फा बाई 1 माइनस 2 अल्फा। द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल, सवाल 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ लेना, लेकिन सवाल में क्या कहा जा रहा है वर्ड बाय वर्ड पता होना चाहिए। The ratio of the potential at the center of shell, यहाँ जो पोटेंशियल है, the ratio of the potential at the center of the shell to that of the point at small a/2 from the center towards the hole, यानी हम कहाँ जा रहे हैं, from the center towards the hole, a/2 डिस्टेंस जा रहे हैं। ये इस पॉइंट पर यहां का पोटेंशियल V2 है। रेशियो ऑफ द पोटेंशियल एट द सेंटर टू अ पॉइंट विच इज a/2 डिस्टेंस फ्रॉम द होल टुवर्ड्स द सेंटर, पूरा रेडियस a है, यहां का जो पोटेंशियल है वो V2 है, और मुझसे V1/V2 पूछा जाता है। बार बार पलट के सवाल को देख लेना कि यही है पूछा गया है कि कुछ और पूछ गया है। द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द शेल टू दैट ऑफ द पॉइंट at a/2 from the center towards the hole, ठीक है ना, यही बनाना। तो यही V1/V2 हमें निकालना है, ठीक है। तो सर ये भी तो बात हो सकती है कि ये सेंटर तब की बात कर रहे हैं जब ये होल नहीं था, और दोबारा जब होल कर दिए तब तो उस समय तो जनरली पीपल आर वेरी क्लियर अबाउट, वो लिखते, जैसे उन्होंने ऑप्शन ए में लिखा था कि आप 2 सिचुएशन दिए और उसके बाद कहा कि सेंटर का पोटेंशियल कैसे रिड्यूस हुआ, क्लियर है। इसी तरीके से यहाँ है
अब सी ऑप्शन में द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द शेल टू दैट ऑफ द पॉइंट, एक ही सिचुएशन में है वो, एक ही सिचुएशन में है। तो हम इसी सिचुएशन में है, होल्ड करने के बाद का ही सिचुएशन है, उसी में दोनों का हमें करना है। यहाँ का हमने निकाला था ना अभी, कितना निकला था? V naught into 1 minus alpha. हाँ, तो इसको ए कह दो। अच्छा ऐसे ही लिखो, V1 इज इक्वल टू, V naught into 1 minus alpha. ये तो अभी निकाला ही था। अब यहाँ निकालना है, V2 निकालना है। कैसे निकाल? Electric field find out करते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ही कारण से है ना, हाँ, यहाँ भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ही कारण से है ना। इस पूरे के कारण से यहाँ कितना था पता है? जैसे पहले निकाला इस पूरे के कारण से V naught V नॉट था ना, V naught, हाँ। और अब इतना नहीं है, और क्या फर्क पड़ा? हाँ, इस पूरे के कारण से जब ये छेद नहीं बना था, इस पूरे के कारण से जब हमने काम किया, ये पूरा स्फीयर है और इस स्फीयर पर ये प्लस चार्ज फैला हुआ है। कहाँ? चित्र में मैं केवल सर्किल पे दिखा रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ भी है, क्योंकि मेरा ऐसे है इधर का हेमिस्फीयर और पीछे का हेमिस्फीयर भी है, पीछे वाले क्लासरूम में। तो ये पूरे के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है, और भ्रम ना हो इसलिए मैं यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आप ऐसा मत सोचिएगा कि केवल एक पेरिफेरी पर ऐसे ही। तो यहाँ पे पोटेंशियल ये a/2 डिस्टेंस पर है पॉइंट, ये पॉइंट, ये a/2 डिस्टेंस। यहाँ पोटेंशियल कितना था? था ना, पूरे में ही था ना V नॉट, तो यहाँ भी V नॉट था, और हमने इतना हटा दिया, तो इसका जितना कंट्रीब्यूशन यहाँ आ रहा था उतना खत्म हो गया, उतना कम हो जाएगा। ठीक ठीक, तो इसके कारण यहाँ कितना पोटेंशियल है? पोटेंशियल ड्यू टू कितना चार्ज था यहाँ पे? इतना ही था ना, इस चार्ज के कारण। और मैं इसी यहीं से हटाया, होल से मिलाने वाली रेखा पर ही वो a/2 चलना है, फ्रॉम द सेंटर टू द होल, उसी लाइन पर a/2 है। तो इसके कारण से ये डिस्टेंस कितना है? a/2 है। तो पोटेंशियल ड्यू टू दिस लिखना है मुझे, क्या लिखूं बोलिए? ऊपर क्या लिखूं? अल्फा क्यू लिखूं, नीचे क्या लिखूं? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या लिखूं? a/2 लिखूं ना, लिख लिया ना। तो इसके कारण से इतना था, जिसको हमने हटा दिया। अब पोटेंशियल यहाँ पर कितना बनेगा? पहले था इतना, उसमें से इतना कम हो गया, और ये जो है फिर से वही काम करिए, ये क्या है? V नॉट माइनस बराबर V1 by V2, ऑप्शन सी सही है। सही है। अब ऑप्शन सी सही है का मतलब ये नहीं है कि हम ऑप्शन डी नहीं देखेंगे। हम ऑप्शन डी भी देखेंगे, हम ऑप्शन डी भी देखेंगे। हमें तो सीखना है ना, हाँ बिल्कुल। हमें तो सवाल सीखना है ना। और ये भी मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है सर, तो देखना ही पड़ेगा। नहीं, इसमें एक ही ऑप्शन करेंगे, ऊपर लिखा रहता है, ऊपर लिखा रहता है, लिखा हुआ है एक्चुअली। ओनली वन ऑफ दीज 4 ऑप्शंस इज द करेक्ट आंसर, लिखा हुआ है इसके ऊपर। डी ऑप्शन है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट लोकेटेड ऑन ए लाइन passing through the hole and shell center on a distance 2a from the center of spherical shell will be reduced by, काफी सारा लंबा सा सेंटेंस है, अच्छे से पढ़ना है उसको। The magnitude of the electric field at a point located on a line passing through the hole and shell center on a distance 2a from the center of the shell। अब की कहानी ये हो गई, ये हमारा शेल था, इसके ऊपर ये Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, और हम अब पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं कहाँ? यहाँ पे। दिस इज 2a। यहाँ पे मेरा अब है पॉइंट जिस पर फोकस गया है।
द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है at a point located on a line passing through the hole and the shell center on a distance 2a from the center of the spherical shell will be reduced by इलेक्ट्रिक फील्ड कितने से रिड्यूस हो गया। तो अब तो उसका अर्थ तो यही है ना कि जब होल था तो कितना हो गया, होल नहीं था तो कितना हो गया, कितने से रिड्यूस हुआ। ओके, तो यहाँ पे जब ये पूरा फुल स्फीयर था, नो होल, उस समय यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कितना था, कितना था, वो तो हवा में ही है। के भी लगाऊं क्या? अच्छा, इसी को के बोल रहे थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ही के बोल रहे थे। हाँ, गुड, 4a स्क्वायर से 16 हो जाएगा, टोटल 16। हाँ, अभी इतना था, अब हमने होल बना दिया, Q टाइम्स अल्फा हटा दिया, तो Q बाई अल्फा के कारण से यहाँ कितना था, ये है अब होल, ये बिकॉज ऑफ Q, ड्यू टू Q था ये, है ना, कोई होल नहीं है और ये इतना था। अब Q अल्फा के कारण, ड्यू टू Q अल्फा, हाँ, उसके कारण से जो E है वो कितना है, Q अल्फा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2a स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर। कहाँ देख रहे हो, आउटसाइड किसके कारण देख रहे हो, वो कहाँ है, ए पे होगा। यस सर, यहाँ पे ए ये हो गया ना, इसी को तो हटा रहे हैं ना, इसी को तो यहाँ से काट के हटा रहे हैं। तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कितने से रिड्यूस हुआ ये पता करना है। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन था वो हट गया भाई। इसका क्या कंट्रीब्यूशन था, यहाँ चार्ज है और यहाँ फील्ड देख रहे हैं, ठीक है, इतना इसका कंट्रीब्यूशन था और सब कुछ एक ही डायरेक्शन में था। इस पूरे के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है और इसके कारण भी इधर ही था, तो यही इतना घट गया ना। सो इट इज रिड्यूस्ड बाय चेंज, देख लीजिए कितना आ गया। तो और क्यू याद रखना, दिस इज V नॉट, अल्फा V बाई A आ गया सर, अल्फा V नॉट बाई A। ऐसा आएगा, यहाँ तो 1/4 है नहीं और यहाँ तो 1 है। रिड्यूस तो नहीं बोला ना, सर, क्यों अच्छा, कितने से रिड्यूस हुआ है, ओके ओके, नहीं कितने से रिड्यूस हुआ है, जो क्यू अल्फा का कंट्रीब्यूशन उतने ही से तो रिड्यूस हुआ है। ऐसा कभी एक रिड्यूस ही रहेगा। हाँ, क्यू अल्फा का जो कंट्रीब्यूशन था वही तो उतने ही से तो रिड्यूस हुआ है ना, एंड दिस इज दैट कंट्रीब्यूशन। तो इसलिए ये अल्फा टाइम्स V नॉट बाई ए या V नॉट बाई ए, राइट करेक्ट, ए वी नॉट में जाएगा। दिस इज V नॉट, Yes. दिस इज V नॉट। तो इतने से घटेगा और यहाँ पे कहाँ जा रहा है कि अल्फा V नॉट बाई 2a से घटेगा, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है, होना ही था। तो ऊपर लिखा ही था कि ओनली वन ऑप्शन। तो कल दूसरे क्वेश्चन के ऊपर हम लोग काम करेंगे और इसको आप रिवाइज करें, आपका जो होमवर्क है वो आप होमवर्क सॉल्व करें। अभी जो हमारा अगला सेशन है उसको अटेंड करें, उसमें फिर हम लोग और बातें करेंगे, उसमें बल्कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, ओके।